लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अपने एजीटीए की डीवी की वीडियो का। सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहेंगे, ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई, जिसके पीछे कारण रहा कि आप सभी के ही जो मैक्सिमम डाउट थे उन्हें इकट्ठा करना। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जिसका इंतजार आपको सबसे ज़्यादा था। एजीटीए वाले दोस्त जिनका डीवी चल रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और उन्हें कई अलग अलग तरीके के डाउट हैं जिस वजह से उन्होंने अभी तक अपना डीवी नहीं किया है। अगर आपने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में बनने वाले हर डाउट का जवाब मैं यहाँ पर दे पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एजीटीए के लिए चल रहे हैं, सभी समस्याओं का निवारण हम इस वीडियो में करने की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूंगा, हालांकि नोटिस के बारे में सभी को जानकारी हो चुकी है। ये नोटिस 7 फरवरी को आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अभी तक भर्ती बोर्ड क्या करता था कि परीक्षा के बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने पास बुलाता था, लेकिन इसमें कहा गया था कि अब से क्या होगा कि अब से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, है ना। यानी कि ऑनलाइन डीवी की बात इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो कही गई थी। ठीक है, ये पुरानी बात हो चुकी, सभी को पता थी। ऐसी ही कटिंग अखबार में भी आई, यूपी ट्रिपल एससी ऑनलाइन कराएगा अभिलेख परीक्षण, जिसमें आपको प्रॉपर तरह से बताया गया कि स्वीकार नहीं माध्यम से किसी और तरीके से आपके जो डीवी है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, सबको ऑनलाइन ही करना है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो काम तो अच्छा करा है इन्होंने, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ी सी ये क्लियरिटी नहीं दी कि जिन बच्चों के डाउट हैं, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा अंतर है, उनके लिए क्या होगा भाई। जब हम फिजिकली जाते हैं तो वहां पर तो हम बात कर लेते हैं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, हमें बताने का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम जानेंगे इन सभी चीजों को। फिर ये 28 फरवरी को आप सभी का नोटिस आया था आप सभी के लिए, जिसमें दो बातें कही गई। आपसे कहा गया कि 3,446 है ना, 3,446 पदों के सापेक्ष में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे? 22,256 अभ्यर्थियों को किया गया था। 7 फरवरी को जो नोटिस दिया गया है उसके तहत आपका अब ऑनलाइन होगा, ये लिखा है यहाँ पर कि आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख किए जाएंगे। कब से कब तक इसकी डेट है? तो यहाँ पर जो मेन डेट है वो है आपकी 6 मार्च 2026 से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक आपके ऑनलाइन डीवी होने वाले हैं एजीटीए के। इसमें एक बात मेंशन ये भी की गई है कि 5 अप्रैल का इंतजार आप लोगों को नहीं करना, वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी, दिक्कत कर सकती है, इसलिए आप सभी समय रहते ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लें। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो मेरे भाई अब ये बहुत ठीक समय है अपने डीवी को कर लेने का, और जो मैक्सिमम डाउट्स होंगे उसे हम यहाँ पर आज की क्लास में कवर अप भी कर लेंगे, तो फिर अब आप अपना डीवी आराम से करा सकते हैं। ठीक है, इसी नोटिस को हालांकि आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, बट थोड़ा थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूंगा। अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र अन्य अपेक्षित अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे, तभी वो स्वीकार होंगे। अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल जो डेट दी गई है उसी तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। आपका लॉगिन करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी डाल करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम यानी कि नई फोटो, ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल पुरानी कोई फोटो, नई फोटो अपलोड करनी होगी, और फोटो में बैकग्राउंड का कलर हल्का सफेद या ग्रे होना चाहिए, नीला पीला नहीं होना चाहिए, है ना। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर, वस्तु, पीछे पंखा चल रहा है, ऐसा कोई भी, मतलब पीछे भीड़ भाड़ है, ऐसा कोई भी फोटो मान्य नहीं होगा। ठीक है, विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख अनिवार्य वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, और यहां पर आपसे कहा गया है कि आप उसे देख सकते हैं, साथ में मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए जो अभिलेख हैं वो पूरी तरह स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हैं। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कहीं वो ब्लर तो नहीं हो रहा, कहीं उसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट कट तो नहीं रहा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण है, कोई मार्कशीट आदि ही अपलोड हो पाई है, अस्पष्ट है, ब्लर है, समझ में ही नहीं आ रहा, विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मेरे भाई आपको दिक्कत होगी, आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा।
और इसके बाद किसी अर्हता सापेक्ष अंक पत्र प्रमाण पत्र। अब जैसे किसी का क्या है, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने 10th 12th बहुत पहले की होगी। बहुत पहले क्या होता था कि मार्कशीट और उसकी जो आपकी अलग अलग आती थी, सनद अलग अलग आती थी, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर आपके पास दो हैं और यहाँ पर ऑप्शन ऐड करने के लिए एक ही है, तो आप क्या करोगे कि आप मर्ज पीडीएफ करके ऑप्शन होता है, आई लव पीडीएफ वेबसाइट है या अलग अलग वेबसाइट से आप उन दोनों फोटो को जोड़कर एक ही पीडीएफ बनाओगे, यानी कि मार्कशीट और सनद एक ही पीडीएफ बनाओगे और उसको अपलोड करोगे 10th में। अगर एक ही है, जैसे 2010 के बाद जिन लोगों ने की होगी, जहां तक उनके पास एक ही मार्कशीट होती है, उसी में मार्कशीट है, उसी में सर्टिफिकेट यानी कि सनद हम जिसे कहते हैं वो है, तो वही अपलोड हो जाएगी। लेकिन जिनके पास दो दो है, उन्हें क्या करना है, उन दोनों फोटो को मिलाकर एक पीडीएफ बनानी है और वो पीडीएफ आपकी 200 केबी से लेकर 2 MB तक की ही होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनसे मैच करता हो। उक्त प्रविष्टियों में अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट बात है, जहां से आपके आधे से ज्यादा जो डाउट हैं वो मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपको लग रहा होगा अरे ये क्यों पढ़ रहे हो, हमें तो हमारे जब बातों का जवाब दो, तो वो इसीलिए पढ़ रहा हूं मेरे दोस्त कि यहां पर ना कई सारी बातें कही हैं, ये ध्यान से सुनेंगे कि उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में, यानी कि आपने जो अपलोड करा, आपने कोई नाम अपलोड करा, पिताजी का नाम जो भी अपलोड करा है, उनके पापा के आधार कार्ड में या आपके आधार कार्ड में उनका जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब पापा आपके आधार कार्ड में पिताजी का नाम कुछ और है, कुछ होता है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा स्पेस दे दिया दो नामों के बीच में, या एड्रेस में गलती, कोई भी XYZ गलती हो, वो आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपने कुछ और भर दिया था, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, मार्कशीट में अगर किसी के में कोई दिक्कत है ऐसी, किसी के नाम क्या है कि कुमारी लगा है ना, और मार्कशीट में नहीं लगा, फॉर्म भरते टाइम लगा दिया था, ऐसे कई सारे, कोई भी अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए यहां पर आपसे कहा गया है कि अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता एवं वैधता की प्रमाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, है ना। स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा, मतलब स्पष्टीकरण में हम क्या अपलोड करेंगे भैया, तो उसका एकमात्र जवाब होता है एफिडेविट। यानी कि अगर आपकी मार्कशीट और आपने फॉर्म जो फिल किया था उसमें कुछ नाम में स्पेलिंग में कुछ ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, है ना, आपके आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना है और वो एफिडेविट ही यहाँ पर अपलोड करना है। ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी है, तो परेशान होना मत। 9 अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता एवं प्रमाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थियों का होगा और आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है। यानी कि अगर आयोग को लगता है कि अभी तो तुम्हें डीवी में पास हो गए और बाद में कभी लगा, तो वो कभी भी दोबारा से आपको बुला सकते हैं। आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ना, हो सकता है कि उनकी मूल कॉपी भी आपसे कभी भी मांग ली जाए, आपको फिजिकली बुला करके भी चेक करा लिया जाए, तो वो आपके पास होना अनिवार्य है। इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें और अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें। यही बात मैंने आपसे अभी बताई, तो ये तो हमारी पूरी बात हो गई, ठीक है। वांछित अभिलेख अपलोड ना कर पाने पर, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने पर आयोग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और दोबारा से आपको डीवी भी नहीं करने दिया जाएगा अगर एक बार डेट निकल गई तो। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी, अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूर सुनिश्चित करें। वो जरूर एक एक चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो हमारा नोटिस था वही मैंने आपको पढ़ करके बताया, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। अब मैं आपको थोड़े से जो डाउट आप लोगों के हमारे पास आए, विवेश सर के पास आए, पर्सनली विवेश सर आप सभी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो विवेश सर के पास कई सारे दोस्तों के पर्सनली मैसेज पहुंचे कि भैया ये डाउट है वो डाउट है, तो वो सारे डाउट्स को हमने कलेक्ट किया और उन डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रेड या परसेंटेज में क्या भरे, तो ये आपको अपनी मार्कशीट पर देखना है। कई यूनिवर्सिटीज जो रिजल्ट है वो ग्रेड में देती हैं, कई परसेंटेज में, आपके में जो दिया है आपको वही भरना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा डाउट था।
कास्ट और निवास फॉर्म के साथ वाला लगाएं या नया, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, क्या ये अभी नए हाल ही के बने हुए चाहिए या फिर जब हमने अपना फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर जो थे वो। मेरे भाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए, आप नया यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल नहीं लगा सकते। अगर आप कहो कि भैया हमारा तो कास्ट सर्टिफिकेट नया ही है, पुराना तब था ही नहीं, हमने तो बस ऐसे ही कर दिया था, तो मेरे भाई आपको फिर यूआर में काउंट किया जाएगा, फिर आप यूआर की कट ऑफ के लिए आओगे, वो एक अपवाद वाली बात है। इसके अलावा नाम में स्पेस है, जैसे किसी का नाम ओम प्रकाश है तो 12वीं की मार्कशीट में है और 10वीं की मार्कशीट में ओम प्रकाश, मतलब यहां पर तो दोनों एक जैसे ही लिख दिए हैं हमारे टाइपिंग वाले भैया ने। मतलब होता क्या है कि दोनों में क्या है, अंतर है कि एक में तो लिख दिया ओम प्रकाश लगातार, ठीक है, और एक में लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहां पर एक एफिडेविट बनवाओगे 10th की मार्कशीट में जो होगा उसको प्राथमिकता देते हुए। इसी तरह से पिताजी के नाम में कुछ गलती है, मतलब आपके आधार कार्ड में कुछ और है और पिताजी आपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ और कर दिया था, ऐसी कोई भी गलती एड्रेस रिलेटेड हो, जो भी आपको डर हो छोटे से छोटा कि ये अंतर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका एकमात्र जवाब है कि आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा। ठीक है जी, एफिडेविट कहाँ अपलोड होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि हाई स्कूल के अंक पत्र यानी कि मार्कशीट में कुमारी है बाकी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी अगर आप चाहो तो एफिडेविट लगा सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा समस्या आती नहीं है, बट फिर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार में पिता का नाम गलत है, आधार में पता एड्रेस गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट एकमात्र सॉल्यूशन। अपियरिंग में फॉर्म भरा था, नौकरी मिलेगी या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, यानी कि कई सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था और उस टाइम पर उन्होंने फॉर्म भर दिया, पेपर भी दे दिया, तो अब क्या डीवी के दौरान उन्हें नौकरी मिल जाएगी, तो मेरे भाई नहीं। जब आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है तब तक आपका क्लियर हो जानी चाहिए ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो, अगर वो तब तक वो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है अगर वो फॉर्म की लास्ट डेट तक क्लियर नहीं है, आप अपियरिंग में हो, तो वो मान्य नहीं होती, यानी कि आप पेपर तो दे लिए लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका यहां पर नहीं होगा। ठीक है, डिग्री में पिता का नाम गलत है लेकिन इंग्लिश में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी किसी एक में सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर दोनों में ही गलत है तो फिर एफिडेविट की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, वैसे ऐसा होगा नहीं। जाति प्रमाण पत्र या निवास में पिता माता के नाम में स्पेस या स्पेलिंग की गलती है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एफिडेविट ही लगा रहे होंगे। मतलब क्या भैया सबके अलग अलग एफिडेविट बनते हैं, नहीं, ओवरऑल एक एफिडेविट बन जाता है, उसी में ये सारी बातें हो जाती हैं और सबके में सारी गलतियां थोड़ी ना होंगी, सबके में सारी गलतियां थोड़ी ना होंगी मेरे भाई, किसी के में कुछ होगा किसी के में कुछ होगा। ठीक है, इसके अलावा शादी हो गई है, क्या वही निवास लगेगा जो उस टाइम पर आपने फॉर्म फिल किया था वो। एनसीसी अगर यस करा था तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। फ्रीडम फाइटर में क्या करें भाई, अगर आपने फ्रीडम फाइटर फॉर्म फिल करते टाइम पे यस करा था तो उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। फॉर्म भरते समय एमएससी नहीं थी, अब हो गई है कंप्लीट, तब नहीं लगाया था अब लगा दे, लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो बीएससी से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर लगा दोगे तो भी उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। बाद में भर्ती बोर्ड को पता रहेगा कि इस व्यक्ति के पास एमएससी भी है, तो आपका शायद प्रमोशन वगैरह में कुछ आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आप प्रदत्त संख्या में क्या भरें, तो डिग्री मार्कशीट, देखो डिग्री या मार्कशीट का जो भी रोल नंबर मांगा है तो रोल नंबर भरो, सीरियल नंबर मांगा है तो सीरियल नंबर भरो, और सर्टिफिकेट नंबर मांगा है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है। ठीक है जी, तो ये कुछ वो डाउट्स हैं जो हम तक पहुंच पाए थे। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कि आपको ओवरऑल करना कैसे है, आपको कैसे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो आप यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाएंगे, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बीच में यहां पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे चल करके अपलोड योर डॉक्यूमेंट आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, और ओटीपी गेट ओटीपी करके ओटीपी आ जाएगा आपके पास, वो ओटीपी डाल देंगे। फिर ये जो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड दिया है ये डालेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। इसे करते ही आपके पास एक यहाँ पर कन्फर्मेंस मांगेगा, इसमें यस कर देंगे, मैं ये घोषणा करता हूं, और इस पर आई एक्सेप्ट कर देंगे। इसे करने के पश्चात आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपका जो भी पूरी डिटेल है वो सब यहाँ पर आ जाएगी, मैच कर लेंगे उसे। उसके बाद देखो आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी है इसमें, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक डिटेल भरनी है एक, तो
ठीक है। जब आप बेसिक डिटेल भर दोगे उसके बाद ही एकेडमिक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलेगा। अब मेरे पास तो भाई था नहीं जिससे कि मैं इसे पूरा ओपन कर पाता, तो पहले बेसिक डिटेल पूरी भर दोगे, बेसिक डिटेल में क्या क्या है वो मैं दिखा दूंगा। फिर आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, फिर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और जो बात थी ना कि हमारा एफिडेविट कहां पर अपलोड होगा, वो होगा अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, है ना, वो हमारा अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अपलोड होगा। और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन है फाइनल सबमिट। तो एक बार देख लेते हैं कि यहां पर आपको अपना नाम अपने आप लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे फिर अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, पिता के मूल निवास का पूरा पता, फोटो अपलोड करना है यहाँ पर, अभ्यर्थी की माता की राष्ट्रीयता, अभ्यर्थी के पति का नाम, भैया अभ्यर्थी अगर महिला है तो पति का नाम, नहीं तो पत्नी का नाम, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभ्यर्थी के पति पत्नी की राष्ट्रीयता, तो जो जो चीजें आपसे मांगी गई हैं, इतने समझदार आप सभी हैं, एक अच्छा पेपर आपने निकाला हुआ है, आप डीवी के लिए आए हैं, तो इतनी जानकारी आपको है कि क्लियरली जो कॉलम जो कह रहा है हमें उसमें वही भर देना है। क्या आप विवाहित हैं, होंगे तो ये पूछेगा, नहीं होंगे तो भैया नहीं पूछेगा, है ना। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर जब भर देंगे उसके बाद आपके सामने अगले पेज, मतलब उसी पेज पर हाई स्कूल वगैरह के लिए यहाँ पर आपको जानकारी अपलोड करनी होगी। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अभ्यर्थी अपनी विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों के लिए देगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई जानकारी नहीं देनी। इसके बाद अब इसके बाद जितनी भी यहाँ पर चीजें मैंने बताई बेसिक डिटेल, जब ये हो जाएगी तब यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तब आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट खुलेंगे। तो जो जो जैसे जैसे मांगा है उसे वैसे वैसे अपलोड कर देंगे, और उसके बाद करने के बाद जब फाइनली जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल आप सबमिट करोगे, तो आपको एक ऐसी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। इसे संभाल करके रखना अपने पास, कि जहां पर आपको अपना, आप जिस आवेदन की अंतिम तिथि वो तो ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आएगा, यहाँ पर आपकी प्रीवियस फोटो आएगी जब आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे अपलोड करी थी, और यहाँ पर जो आपने आज फोटो अपलोड करी है वो आएगी। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी पर्पज से या फिर यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है अगर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा दें तो, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, तो यहाँ पर वो फोटो आपकी दिखाई देगी। बाकी सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। इन्हें एक बार बहुत अच्छे से एक एक करके मिला लेना कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं है, और जो सिग्नेचर आपके होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें भी मैंने हाइड कर दिया है। तो ये थी मेरे भाई आप सभी की एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अब एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आप में से कई सारे दोस्तों को करना पड़ रहा है कि वेबसाइट नहीं चल रही, क्या करें। तो इसके लिए विवेक सर ने बताया कि कुछ बच्चे आयोग गए थे, आयोग जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन की फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक दो दिन, ये आज का ही है, 18 मार्च को ही ये एप्लीकेशन आपकी पहुंची है, तो एक दो दिन में या हो सकता है कल तक आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरह से काम करने लग जाएगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है जी। तो ये एक पूरी इंफॉर्मेशन की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम डाउट आप सभी के कवर कर पाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और ओवरऑल ये क्लास वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, ये भी एक बार आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या आपके मन के कुछ डाउट यहाँ पर इसमें क्लियर हो पाए या नहीं हो पाए। ठीक है। बाकी बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात होने वाली है सम्मान समारोह में, क्योंकि डीवी के बाद फिर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद हमारा सम्मान समारोह होगा जिसमें मुलाकात होगी आपकी और हमारी। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।